नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति पद से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चले इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि हमने इसका पार्ट 1 भी बनाया है और उसमें इस पद से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही ईजिली कर ले जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। आगे देखें, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर बताते चलें कि ये जो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। बात करें ऑप्शन बी की और 30 वर्ष, तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मिनिमम एज है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। हमारा छठा सवाल देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, इस पर भी हम अपनी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने भारत के सारे जो पहला मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद का, उसको कवर किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके बाकी हम ऑप्शंस की बात करें, जो कि ऑप्शन बी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये पहले गृह मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे कंट्री के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे संदर्भित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जिसमें ये प्रेफरेंस दे करके राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र
मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला है वो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 व्यक्तियों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है और ये 12 व्यक्ति साहित्य, कला, खेल इन सभी क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये आवश्यक होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने में। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। आगे देखें, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हम एक बात बताते चलें कि अभी ये लेटेस्ट फैक्ट है कि अब एक CDS का पद बनाया गया है इंडिया में। ये एक 4 स्टार रैंक है और ये तीनों सेनाओं में समन्वय बनाने के लिए बनाया गया है। और हमारे सबसे पहले CDS हैं जनरल बिपिन रावत और CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे देखते हैं अगला सवाल हम, राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल वो होता है जब कहीं से किसी दूसरे देश से बाह्य आक्रमण हो या देश के अंदर ही अंतर्द्वंद की स्थिति बन जाती है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 व्यक्तियों को। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और ये 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन होते हैं। आगे देखें, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाता है। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि संयुक्त बैठक को दोनों सदनों की राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे देखें, कोई विधेयक कानून कब बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। कोई भी विधेयक जब उस पर राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं तो वो कानून में बदल जाता है। हमारा 19वां सवाल है, राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान किस अनुच्छेद के अधीन दे सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं। हमारा 20वां सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी को भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
हमारा 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वीवी गिरी, बीडी जत्ती, एमएच हिदायतुल्ला। इन तीनों ही लोगों ने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक होने आवश्यक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। हमारा 25वां सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू होता है। अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख। ये वेतन प्रति माह है। 5 लाख प्रति माह वेतन इस वक्त राष्ट्रपति जी को मिलता है। और राष्ट्रपति जी का जो वेतन है वो हर प्रकार के कर से मुक्त है, यानी कि वो आयकर से भी मुक्त है। अगला सवाल देखें, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बता दें, वित्तीय आपातकाल होता है क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल जब देश में आर्थिक अर्थव्यवस्था का संकट आ जाता है तब वित्तीय आपातकाल लगता है। और इंडिया में अभी तक एको बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 370, तो ये इसके द्वारा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा थे। और ये जो 3 हैं ये आपातकाल के आर्टिकल्स हैं, यानी कि 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीनों ही आपातकाल के आर्टिकल्स हैं। लोगों को ये याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये 3 आर्टिकल्स को, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इन सभी में +4 होता है। जैसे आप आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसमें अगर आप +4 करेंगे तो 356 बनेगा, जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है। और इसमें भी आप +4 करेंगे तो ये 360 बन जाएगा, जिसमें वित्तीय आपातकाल होता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का विघटन। राज्यसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको कि राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है और लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, इन तीनों ही लोगों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और हमारे इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी भी तरीके के सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उन्हें बता सकते हैं। आपको इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना चाहिए ताकि और भी लोग इससे अपना लाभ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें
और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।